दोस्तों कहते हैं कि अगर देश में बड़े बदलाव करने हो तो सबसे पहले उसके एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाहिए। और दोस्तों आखिरकार 34 साल बाद इस चीज की शुरुआत हो गई है। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने रिसेंटली एक नया एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च किया है जिसके अंदर एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे बदलाव हैं। और दोस्तों इस वीडियो में हम बस यही देखने वाले हैं कि इस नई पॉलिसी के साथ साथ हमारे पेरेंट्स की लाइफ में कौन कौन से नए बदलाव आने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको ये बात नहीं पता तो बता दूं कि हमारे एचआरडी मिनिस्टर का नाम है रमेश पोखरियाल, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इन चेंजेस के पीछे। दोस्तों चलिए एक बार अपने देश के करंट एजुकेशन सिस्टम को यूएसए के एजुकेशन सिस्टम के साथ कंपेयर करके देखते हैं, जो कि दुनिया का एक बेस्ट एजुकेशन सिस्टम माना जाता है। दोस्तों हमारे देश में फिलहाल 10th के बाद बच्चों को ज़्यादा सब्जेक्ट सिलेक्शन में छूट नहीं मिल पाती। अगर बच्चे ने साइंस स्ट्रीम लिया है तो वो सिर्फ साइंस के ही सब्जेक्ट पढ़ सकता है, अगर कॉमर्स लिया है तो सिर्फ कॉमर्स के ही सब्जेक्ट पढ़ सकता है। और दोस्तों वहीं अगर हम यूएसए की बात करें तो बच्चा 10th के बाद कोई भी सब्जेक्ट्स ले सकता है। अगर वो 10th के बाद केमिस्ट्री के साथ हिस्ट्री पढ़ना चाहे या फिर इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना चाहे तो ये आराम से कर सकता है। और दोस्तों वहीं अगर हम लोग इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो हम लोग अब तक ये ध्यान देते थे कि बच्चा कितना अच्छा मेमोराइज कर सकता है, जितना वो याद कर सकेगा उसके उतने ही ज़्यादा नंबर आएंगे। और दोस्तों वहीं अगर हम लोग यूएसए के एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान दें तो वो लोग किसी चीज़ को मेमोराइज करने के बजाय उसके कॉन्सेप्ट को समझने में ज़्यादा टाइम देते हैं। दोस्तों जहाँ इंडिया में हमें ये लगता है कि अगर बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो आगे चल के किसी काम में भी अच्छा नहीं कर पाएगा। और दोस्तों वहीं यूएसए में बच्चे की पढ़ाई के साथ साथ उसके स्पोर्ट्स पे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे भी इक्वली ध्यान दिया जाता है। दोस्तों जहां इंडिया में हम सिर्फ ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड ही यूज करते हैं जैसे कि ब्लैक बोर्ड, चौक, नोटबुक और पेन, दोस्तों वहीं यूएसए में बच्चों को टेक्नोलॉजी की मदद से हर एक चीज सिंपल से सिंपल और अच्छे से अच्छे तरीके से बताई जाती है ताकि उनको कोई चीज समझने में प्रॉब्लम ना हो। और दोस्तों यही वो रीजन है जिसकी वजह से हमारे देश से बहुत सारे बच्चे अपने आगे की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए यूएसए चले जाते हैं। दोस्तों क्या हो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि वो सारे बेनिफिट्स, वो सारे फायदे जो आपको यूएसए जाने से मिलते थे वो सारी चीजें अब इंडिया में भी होने वाली हैं। दोस्तों क्या आप विश्वास करोगे? दोस्तों वीडियो में आगे मैं आपसे कुछ ऐसी चीजें शेयर करने वाला हूं जो हमारे करंट गवर्नमेंट ने एजुकेशन सिस्टम में की है, इसलिए अगर कोई स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है तो आगे आने वाले कुछ मिनट तक आपका पूरा अटेंशन मुझको दे दो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अभी तक हम अपने स्कूल की पढ़ाई को 10+2 से जानते थे, यानी कि पहले के 10 साल फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक और आखिरी के 2 साल 11th और 12th। पर दोस्तों नए एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से अब हम लोग इसे 5+3+3+4 के नाम से जाना करेंगे, जिसमें पहले के 5 साल में प्ले स्कूल, LKG, UKG, फर्स्ट एंड सेकंड आया करेंगे। बाद के 3 साल में क्लास 3rd, 4th और 5th आया करेंगे। उसके बाद क्लास 6th, 7th और 8th आया करेंगे और आखिरी के 4 साल में क्लास 9, 10th, 11th और 12th आया करेंगे। दोस्तों यहाँ सबसे पहला जो स्टेज है 5 साल का उसे फाउंडेशन स्टेज बोला जाएगा और दोस्तों इसका पूरा करिकुलम एनसीईआरटी डिसाइड करेगा। और दोस्तों इस स्टेज में ये पूरा ध्यान दिया जाएगा कि बच्चों को कम से कम किताबों का बोझ ढोना पड़े। इसका मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि जिन बच्चों के सबसे ज्यादा मजे हैं वो यही बच्चे हैं। अगले 3 साल यानी कि क्लास 3rd to 5th बच्चों को उनके फ्यूचर के लिए ट्रेन किया जाएगा। और दोस्तों नेक्स्ट स्टेज को बोलते हैं मिडिल स्टेज, जिसमें बच्चों का एक फिक्स सिलेबस होगा और उसी के हिसाब से उन्हें पढ़ाया जाएगा। और दोस्तों एंड स्टेज जो पहले 2 साल का हुआ करता था उसे अब 4 साल का कर दिया गया है, क्योंकि दोस्तों पहले जब बच्चा 10 से 11th में जाता था तो सिलेबस के अचानक से चेंज हो जाने पे उसको बहुत ज्यादा शौक लगता था। पर दोस्तों अब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब उन 2 सालों को 4 साल में बांट दिया गया है, जहाँ बच्चा बोर्ड की तैयारी धीरे धीरे करेगा। और दोस्तों पहले जब आप 10th से 11th में जाते थे तो आप या तो साइंस स्ट्रीम ले सकते थे या फिर कॉमर्स स्ट्रीम ले सकते थे या फिर ह्यूमैनिटी स्ट्रीम ले सकते थे, मगर एक स्ट्रीम का बच्चा दूसरी स्ट्रीम के कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता था। मगर दोस्तों अब स्ट्रीम सिस्टम को ही पूरी तरह हटाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आर्ट्स का बच्चा अपने सिलेबस के साथ साथ साइंस का कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहे जैसे फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री तो वो ये आराम से कर सकता है। और वहीं साइंस का स्टूडेंट अगर अपने सिलेबस के साथ साथ ज्योग्राफी पढ़ना चाहे तो वो भी ये आराम से कर सकता है। और दोस्तों एक न्यूज ये है कि आप 5th क्लास तक अपनी लोकल लैंग्वेज में ही पढ़ सकते हो। तो दोस्तों अब आप में से कुछ बच्चे ऐसा बोलेंगे कि इसका मतलब इंग्लिश की क्लास छोड़ के अब हमें कहीं और इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, सही पकड़े हैं। दोस्तों आपको वो जोक याद है जिसमें एक क्लास में टीचर बच्चों को कुछ पढ़ा रहा होता है, तभी टीचर बच्चों से बोलता है कि जो क्लास चल रही है सिर्फ उसी भाषा में बात करना है। तभी एक बैक बेंच वाला बच्चा खड़ा होता है और बोलता है कि सर गेम्स के पीरियड में कौन से लैंग्वेज में बात करें,
और इस पे पूरी क्लास हंसने लग जाती है। तो दोस्तों 5th क्लास तक इंग्लिश सिर्फ एक सब्जेक्ट की तरह ही माना जाएगा और आप 5th क्लास तक अपने मदर टंग में आराम से पढ़ सकते हो, जैसे मराठी, गुजराती, तमिल। और दोस्तों एक और नई चीज जो एजुकेशन पॉलिसी में बताई गई है वो ये है कि अब से बच्चों को 6th क्लास से ही कोडिंग सिखाई जाएगी। दोस्तों इसका मेन रीजन ये है कि अभी भी हम लोग टेक्नोलॉजी में उतने आगे नहीं हैं। दोस्तों हमें टेक्नोलॉजी के लिए मोस्टली यूएसए और चाइना पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है और अभी टिकटॉक बैन का तो न्यूज आपने सुना ही होगा। और दोस्तों वहीं अगर ज्यादातर एप्स इंडिया में ही बने और इंडियन कोडर्स द्वारा ही बने तो ऐसी नौबत कभी भी नहीं आएगी। और दोस्तों इसीलिए अगर बच्चों ने 6th क्लास से ही कोडिंग करनी शुरू कर दी बजाय 11th क्लास के, तो हम लोग भी एप्पल, MI और OnePlus जैसी कंपनियां बना सकते हैं जो मेड इन इंडिया हो। और दोस्तों अब से आप 6th क्लास से ही इंटर्नशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो आप एक म्यूजिशियन के पास इंटर्नशिप कर सकते हो, और अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है तो आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों एक और अपडेट ये है कि अब से 9 से 12th क्लास तक एग्जाम सेमेस्टर के हिसाब से होंगे। तो दोस्तों पहले हम लोग ऐसा किया करते थे कि मान लीजिए हमारा स्कूल अप्रैल में शुरू हुआ है और मार्च में फाइनल एग्जाम होने हैं, तो हम लोग पढ़ाई के लिए ज्यादातर सीरियस जनवरी में होते थे, क्योंकि हमको पता है कि सारे नंबर तो फाइनल एग्जाम के ही जुटेंगे और अप्रैल से लेके जनवरी तक हम लोग मस्ती किया करते थे। बट दोस्तों अब चेंज के बाद आपके पूरे ईयर को 2 भाग में बांट दिया जाएगा। इसका मतलब सेमेस्टर में बांट दिया जाएगा। अप्रैल से सितंबर आपका एक सेमेस्टर हो गया और अक्टूबर से मार्च आपका दूसरा सेमेस्टर हो गया, और हर एक सेमेस्टर के एंड में आपके सेमेस्टर एग्जाम हुआ करेंगे। अब दोस्तों यहाँ इस चीज के 2 फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि आपको पूरी बुक याद करके नहीं जाना, और दूसरा फायदा ये है कि अब तो सिलेबस आधा हो ही गया है। दोस्तों अभी HRD मिनिस्ट्री बोर्ड को पहले से और भी इजी बनाने की कोशिश करेगी, और इसके लिए वो बच्चों की स्किल्स पे ज्यादा ध्यान देगी, रटने की नहीं समझने की। दोस्तों अब आपको बोर्ड के एग्जाम में भी लैंग्वेज में चॉइस मिला करेगी। इसका मतलब अगर आप चाहो तो हिंदी में पेपर लिख सकते हो या फिर उसी पेपर को इंग्लिश में भी लिख सकते हो। अब दोस्तों अब आप ये मत पूछना कि क्या इंग्लिश के पेपर में भी लैंग्वेज की चॉइस है। दोस्तों नए एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से अब आपके रिपोर्ट कार्ड में भी बहुत सारे बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे। दोस्तों पहले रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ सब्जेक्ट हुआ करते थे और उन सब्जेक्ट में स्कोर किए हुए मार्क्स हुआ करते थे, मगर अभी के रिपोर्ट कार्ड में आपकी 360 डिग्री असेसमेंट होगी। इसका मतलब पढ़ाई के साथ साथ आप स्पोर्ट्स में कितने अच्छे हो, को करिकुलर एक्टिविटीज में कितने अच्छे हो, पब्लिक स्पीकिंग में कितने अच्छे हो, इन सारी चीजों पे नंबर दिए जाएंगे। और दोस्तों रिपोर्ट कार्ड में एक सेक्शन ऐसा होगा जहां आपको खुद को नंबर देने को बोला जाएगा। इसका मतलब यहाँ तो नंबर पक्के हैं। और दोस्तों अगर आप अगले साल से कॉलेज जाने की सोच रहे हो तो आपके लिए एक और नई खुशखबरी है। दोस्तों अगर आपका कॉलेज सिर्फ 12th के मार्क्स पे एडमिशन लेता है और आपके 12th में बहुत बेकार नंबर हैं, तो आप एक कैट एग्जाम दे सकते हो, जिसके थ्रू कॉलेज में जितनी भी सीटें कैट के लिए एलोकेटेड होंगी उसमें से आपको एक सीट मिल सकती है और आपको 12th के मार्क्स की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। दोस्तों अगर आपको किसी कारण से कॉलेज को बीच में ही छोड़ना पड़ सकता है तो पहले आपको कुछ भी नहीं मिलता था जब तक कि आप पूरी डिग्री कंप्लीट नहीं करते। बट दोस्तों एजुकेशन पॉलिसी में हुए चेंज के बाद अगर आप पहले ईयर के बाद कॉलेज छोड़ते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट डिग्री मिलेगी। वहीं अगर आप सेकेंड ईयर के बाद कॉलेज छोड़ते हो तो आपको एक डिप्लोमा डिग्री मिलेगी। 3rd ईयर के बाद छोड़ते हो तो एक बैचलर डिग्री मिलेगी, और पूरा कोर्स कंप्लीट करके छोड़ते हो तो आपको एक बैचलर डिग्री विद रिसर्च सर्टिफिकेट मिलेगा। दोस्तों पहले अगर आपको पैसों से रिलेटेड कोई इशू आ जाता था या फिर फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो जाता था तो जिसके वजह से आप कॉलेज 1 साल कंटिन्यू नहीं कर सकते थे, आपको 1 साल का ब्रेक चाहिए, तो आपको कॉलेज से ऐसी परमिशन नहीं मिल सकती थी। या तो आपको पूरा कॉलेज कंप्लीट करना होता था या फिर बिल्कुल भी नहीं। बट दोस्तों एजुकेशन पॉलिसी में हुए चेंजेस के बाद से आप 1 साल या फिर उससे ज़्यादा का ब्रेक आराम से ले सकते हो। दोस्तों इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे अगर आप बैंक में पैसे जमा करते हो और पैसे उधर सेफ रहते हैं, उसी तरह आपके मार्क्स का भी एक बैंक होगा जहां आपके हर एक ईयर के मार्क्स जमा होंगे और वो वहां सेफ रहेंगे। तो इस दौरान अगर आप 1 साल का ब्रेक भी लोगे तो आपके मार्क्स उधर ही रहेंगे, और 1 साल बाद जब आप वापस आओगे तो आप उन्हीं मार्क्स से अपना कॉलेज कंटिन्यू कर सकते हो। दोस्तों अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कुछ फैक्ट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों ये पॉलिसी ऑलमोस्ट 1 लाख प्रोफेसर्स और टीचर से कंसल्ट करके बनाई गई है। नई एजुकेशन पॉलिसी 2021 से लागू की जाएगी। और फाइनली लास्ट पॉइंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम अब चेंज होकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है। दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको इस चैनल के रेगुलर अपडेट्स हमेशा मिलते रहें।